हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम अपनी वीडियो के सेकंड पार्ट में रीड आउट करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। हमने पीछे किया है स्केलेटन केमिकल इक्वेशंस। वो क्या होता है कि जिसमें बैलेंस ना हो, यानी कि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड दोनों उसमें सेम नहीं होते हैं। तो इसी तरह इसके ठीक अपोजिट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में होता है, उसमें नंबर ऑफ एटम दोनों साइड बराबर होते हैं। तो आगे पढ़ते हैं अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। Recall the law of conservation of mass that you studied in class 9th. Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. हमें पता है कि एक लॉ होता है कंजर्वेशन ऑफ मास का। उसमें उस लॉ में ये बताया गया है कि ना तो हम मास को नष्ट कर सकते और ना ही उसको प्रोड्यूस कर सकते, यानी उसको क्रिएट कर सकते। ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास एक लॉ है। That is, the total mass of elements present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of elements present in the reactants. तो कंजर्वेशन ऑफ मास के रूल को फॉलो करते हुए इससे ये प्रूव होता है कि जो मास हमारा रिएक्टेंट साइड में है वही मास हमारा प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, द नंबर ऑफ एटम्स of each element remain the same before and after a chemical reaction. तो इसी के चलते हुए जो एलिमेंट है क्या होता है, वो सेम रहता है, यानी कि नंबर ऑफ एटम मान सकते हैं यहाँ पर हम, वो सेम रहते हैं केमिकल रिएक्शन होने के बाद और रिएक्शन होने से पहले। Hence we need to balance a skeleton chemical equation. तो हमें एक स्केलेटन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड, यानी हमारे पास 1.2 एक केमिकल इक्वेशन है। तो ये पूछता है, जो ये इक्वेशन है ये पूछता है कि ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है या नहीं। तो आगे लेट्स लर्न अबाउट बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। और आपको बता दें, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर हम पहले भी बता चुके हैं कि ये केमिकल इक्वेशन है, जो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, यानी ये अनबैलेंस्ड है या फिर स्केलेटन केमिकल इक्वेशन है। तो चलिए आगे तो हम अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 में बी रिप्रेजेंटेड एज, जहाँ पर हमने वो एक्टिविटी थी 1.3 ये वाले, जहाँ पर हमने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड डाला था जिसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये वाली एक्टिविटी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। इसके लिए केमिकल इक्वेशन ये है। सबसे पहले हमने इसमें लिखा वर्ड इक्वेशन, जिंक लिख दिया, प्लस में क्या डाला, उसमें हमने क्या ऐड किया था, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया था। उसके बाद जो डायरेक्शन थी रिएक्शन की, यानी कि जहाँ पर हमारे प्रोडक्ट बने हैं वो क्या क्या बने हैं, उसमें है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस उसमें इवोल्व हुई थी, निकली थी। ये ऊपर वाली हमारी कौन सी है, वर्ड इक्वेशन है, जहाँ पर लिखा हुआ है जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन इसके लिए हमने क्या किया, आगे फिर केमिकल इक्वेशन को किस में लिख दिया, फिर हमने सिंबलिक फॉर्म में लिख दिया। जैसे Zn का जो सिंबल है वो जिंक को रिप्रेजेंट करता है, H यहाँ पर हाइड्रोजन है, H सल्फर के लिए है और O ऑक्सीजन के लिए।
H2SO4 हमारे पास क्या होता है, एक एसिड होता है। और आगे फिर ये जिंक सल्फेट इसमें बन जाता है और हाइड्रोजन भी इसमें निकलती है। तो हमें इस बात का पता है कि कंजर्वेशन ऑफ लॉज, कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा नंबर ऑफ एटम है या नंबर ऑफ मास मान सकते हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड का हमारा मास हमारे राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। हमने ऐसा सीखा है। तो चलिए देखते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले देखेंगे जिंक को। जिंक का हमारे पास यहाँ पर एक ही एटम है। आप देख पा रहे हैं हमारे पास जिंक का एक ही एटम है और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है। और आगे देखिए यहाँ पर भी जिंक एक ही है, जिंक सल्फेट में Zn एक ही है। तो हमारा जिंक का जो नंबर है वो सेम है लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। आगे फिर हाइड्रोजन, हमारे पास यहाँ पर H2 है, यहाँ पर क्या है, H2 है। यहाँ पर 2 एटम है हमारे पास हाइड्रोजन के। अब देखेंगे इसको राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, H2 है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन हैं। मतलब कि यहाँ तक कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है वो अच्छे से फॉलो हो रहा है। अब देखते हैं आगे सल्फर को। सल्फर हमारे पास यहाँ पर एक है, आप देख पा रहे हैं रिएक्टेंट्स में, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में। और सल्फर हमारे पास यहाँ भी राइट हैंड साइड में भी एक है। तो नंबर ऑफ एटम बोथ साइड इज इक्वल। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सल्फर का जो नंबर है वो भी दोनों तरफ सेम है। अब देखते हैं आगे ऑक्सीजन को। यहाँ पर O4 है, रिएक्टेंट साइड में O4 है और यहाँ पर भी क्या है हमारे पास O4 है, यानी दोनों तरफ ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ इक्वल हैं। यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि हमें कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है उसको फॉलो करना पड़ेगा, यानी जितने जितने एटम जहाँ पे होंगे उतने ही एटम हमारे दूसरी तरफ होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड्स द एरो इक्वेशन 1.3 इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन है जो हमारे पास, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। आगे हमारे पास इक्वेशन है लेट्स ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। हम क्या करेंगे, अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या हमारे पास इक्वेशन में कि फेरस है प्लस में इसमें H2 है और उसके बाद इसमें फेरस ऑक्साइड बनता है और साथ में पानी बनता है। हम ट्राई करेंगे कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। तो आप इसको देख सकते हैं कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं बैलेंस्ड है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर फेरस का रिएक्टेंट साइड में एक फेरस है और प्रोडक्ट साइड में फेरस के 3 एटम हैं। और उसके बाद देखिए हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 हैं और हमारे प्रोडक्ट साइड में भी 2 हैं। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड में वो 1 है और हमारे प्रोडक्ट साइड में O4 है। तो यहाँ पर ये इस इक्वेशन में बस हाइड्रोजन के एटम दोनों तरफ सेम हैं, बाकी फेरस के और जो ऑक्सीजन के एटम हैं वो सेम नहीं है। तो ये इक्वेशन हमारे पास एक स्केलेटन केमिकल इक्वेशन है। तो इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम बैलेंस करना अब सीखेंगे कि कैसे एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस की जाती है। तो हमारे पास देखिए स्टेप नंबर 1 है, यानी हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे एक स्केलेटन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर स्टेप नंबर 1, टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, डोंट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारे पास यहाँ पर जो केमिकल फॉर्मूले लिखे हुए हैं उनके हम क्या करेंगे, उनके ऊपर एक बॉक्स बना लेंगे।
लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हम बॉक्स भी बनाएंगे, हम यहाँ पर सर्कल भी बना सकते हैं, वो हमारे अकॉर्डिंग हम कुछ भी कर सकते हैं। आगे है फिर लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में एलिमेंट के नाम लिख दिए हमने, उसके बाद बीच में क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एटम इन लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि जितने भी एटम हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है। उसके बाद हमने लिखा यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स, यानी कि कितने एटम हमारे प्रोडक्ट में हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने फेरस लिखा हुआ है, फिर हाइड्रोजन है, और फिर क्या हमारे पास ऑक्सीजन है। तो अब देखिए यहाँ पर फेरस के लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक एटम है, और फेरस का हमारे पास राइट हैंड साइड में 3 एटम है। तो अब देख पा रहे हैं कि दोनों एटम हमारे सेम नहीं है, नंबर ऑफ एटम बोथ साइड्स आर नॉट सेम। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम इन लेफ्ट हैंड्स में 2 हैं, एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स राइट हैंड साइड इसमें भी 2 हैं। अब ऑक्सीजन में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और हमारे राइट हैंड साइड में 4 हैं। तो अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एटम हमारे सेम नहीं हैं, मतलब कि ये एक स्केलेटन केमिकल इक्वेशन है। ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है वो यहाँ पर फॉलो नहीं हो पा रहा। अब देखिए स्टेप नंबर 3 में, इट इज ऑफ्टन convenient to start balancing with the compound that contains the maximum number of atoms. It may be reactant or a product. यानी कि देखिए जहाँ पर हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बड़े जो हमारे पास जो बड़ा फार्मूला होगा, यानी कि जहाँ पर बहुत सारे एटम इकट्ठे होंगे उसको चूज करेंगे। सबसे पहले हम उसको बैलेंस करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास Fe3O4 इनमें सबसे बड़ा एक यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो ज़्यादा हैं। सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। आगे है फिर इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज ए मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। हम क्या करेंगे, उस कंपाउंड में उसको चूज करेंगे जिसके पास क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। जैसे कि यहाँ पर फेरस ऑक्साइड आप देख पा रहे हैं। एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट, इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन है जिसके पास क्या है, ज़्यादा क्या है, एटम्स हैं। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, एक कंपाउंड चूज किया जिसमें एटम ज़्यादा है, फिर हमने क्या किया, उसमें एक सिंबल चूज किया जिसके पास क्या है, एटम ज़्यादा है। तो यहाँ पर O4 के पास ज़्यादा एटम है। तो यहाँ पर देखिए देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड, ओनली 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन है वो रिएक्टेंट्स में 1 है और हमारे प्रोडक्ट्स में वो 4 हैं। हम क्या करेंगे अब, टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स, हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एटम ऑफ ऑक्सीजन, अब इस टेबल में देखिए अब एटम ऑफ ऑक्सीजन इनिशियल, यानी कि जो इक्वेशन हमें गिवन है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। इनिशियल का मतलब यहाँ पर क्या है, जो इक्वेशन हमें गिवन है। तो हमारे पास रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन कहाँ पे है, पानी के अंदर है, मतलब कि H2O के अंदर है। यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास कितना, इनिशियल 1 है। अब देखिए हमारे पास प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन, 4 हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि यहाँ पर H2O में 1 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड में फेरस ऑक्साइड में 4 ऑक्सीजन है। हमने क्या करना पड़ेगा, कम हमारे पास कहाँ पे हैं, कम हमारे पास रिएक्टेंट साइड में हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन को 4 करने के लिए यहाँ से यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे H2O को। देखिए आप यहाँ पे हमने क्या किया है, फिर टू बैलेंस, यानी कि बैलेंस करने के बाद हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी बात समझ में, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, यहाँ पर हो जाएगा 4H2O। उसको बॉक्स से बाहर रखेंगे 4 को एक बार के लिए। चलो आगे देखते हैं फिर टू इक्वलाइज, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है कि बॉक्स से बाहर हमने 4 को रख दिया है। अब देखो कि इस इक्वेशन में ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गई है।
अभी तरह ये जो इक्वेशन है अभी पूरी बैलेंस नहीं हुई है, इसलिए इसको हम पार्शियल बैलेंस्ड इक्वेशन भी बोल सकते हैं। अब देखिए आगे, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड्स और एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स वी कैन पुट कोफिशिएंट 4H2 एंड नॉट H2O4। यानी आप देख सकते हैं कि हमें, जैसे कि हमने अब यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई की है H2O को, इसका मतलब ये है कि हम जो H2O को 4 है ना, जो ये 4 है, ये पूरे के पूरे को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते H2O4, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, और ना ही हम H2O के पीछे 4 को लिख सकते हैं बाहर, इसको हम आगे ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4H2O लिख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर H2O4 या फिर H2O ऐसे नहीं लिख सकते इसको। आगे स्टेप नंबर 4, Fe एंड H एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड। हमने क्या किया है, ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर दिया, लेकिन हमें फेरस को और हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं किया है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया, अब यहाँ पर देखिए एक बार फिर से कि फेरस तो 1 है रिएक्टेंट साइड में, और हमारे पास प्रोडक्ट साइड में फेरस कितना है, 3 है। और यहाँ पर देखिए अब हाइड्रोजन यहाँ पर 8 हो गया है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया है, 8 हो गया है, और ऑक्सीजन हमारे पास कितना हो गया है, 4 हो गया है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4 है। यानी कि अब हाइड्रोजन इम्बैलेंस्ड है और फेरस इम्बैलेंस्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पार्शली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। हम अब क्या करेंगे, हम अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। देखिए आप यहाँ पे, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स मेक द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एज 4 ऑन द राइट हैंड साइड। हमें क्या करना पड़ेगा कि जो नंबर ऑफ एटम हमारे रिएक्टेंट साइड में है और नंबर ऑफ एटम हमारे प्रोडक्ट साइड में है, सबको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। और हम यहाँ पर अब किसके लिए करेंगे, हाइड्रोजन के लिए करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो टेबल में लिखा हुआ है एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, इनिशियल क्या है कि जो ये इक्वेशन बन गई है, इनिशियल इसके लिए यूज किया हुआ है कि अब इसमें क्या है, इन रिएक्टेंट्स में कितने हैं हाइड्रोजन, हमारे पास 8 हैं, और प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, इसको हम वैसे के वैसे छोड़ देंगे, लेकिन जो हमारे पास प्रोडक्ट साइड में हम क्या करेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। इसमें देखिए आप 8 हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में है और 8 ही हाइड्रोजन हमारे पास प्रोडक्ट साइड में है। तो यहाँ पर देखें कि ऑक्सीजन हम पहले ही बैलेंस कर चुके हैं। अब ये अभी भी क्या है, ये पार्शली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, अभी भी पूरी तरह ये बैलेंस्ड नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो फेरस एटम है वो दोनों तरफ सेम नहीं है। तो अब देखिए स्टेप नंबर 5, जो हमारा ये स्टेप है ये आपस में मिलते जुलते हैं। जैसे हमने ऑक्सीजन को बैलेंस्ड किया, फिर हाइड्रोजन को किया, अब हम कर रहे हैं फेरस को, ऐसे हम बैलेंस्ड करते रहेंगे। तो फेरस में भी एज इट इज करेंगे। हम देखेंगे कि इनिशियल स्टार्टिंग जो इक्वेशन हमारे पास ये बनी है कि इस इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड में कितने फेरस हैं और हमारे पास प्रोडक्ट साइड में कितने फेरस हैं। आप देख पाएंगे कि हमारे पास इनिशियल फेरस रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 3 हैं। और हमें क्या करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, हमारे पास यहाँ पे भी यानी रिएक्टेंट साइड में भी फेरस 3 फेरस होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे रिएक्टेंट साइड में। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि हमारे पास फिर ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन जाती है।
देखिए यहाँ पर अब 3 फेयर्स रिएक्टेंट साइड में हैं और 3 ही फेयर्स हमारे पास प्रोडक्ट साइड में हैं। आगे देखिए फिर हमारे पास 8 हाइड्रोजन हैं और रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड में भी हमारे पास 8 हाइड्रोजन हैं। रिएक्टेंट साइड में देखिए हमारे पास 4 ऑक्सीजन हैं और यहाँ पे भी क्या है 4 ऑक्सीजन हैं। तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन बन जाती है जो यहाँ पर लिखी हुई है। अब देखिए यहाँ पर जो कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है उसको हम अच्छे से फॉलो कर पा रहे हैं। आगे देखिए फिर द नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1.9 आर इक्वल। दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड एज वी टेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट। यानी हम क्या करते हैं यहाँ पर एक छोटे होल नंबर कोफिशिएंट का यूज करते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए और इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। और अब यहाँ पर ये 1.9 इक्वेशन है ये पूरी तरह बैलेंस्ड है। चलिए अब आगे देखते हैं स्टेप नंबर 7 में राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। अब आपको पता है कि जो भी रिएक्शन हुई है यानी कि जो रिएक्टेंट्स हैं आपस में जो रिएक्शन की है हमें ये पता होना चाहिए कि वो लिक्विड फॉर्म में थे, सॉलिड फॉर्म में थे या गैसियस फॉर्म में थे। ये रूल हमारा दोनों के लिए होता है, रिएक्टेंट साइड के लिए भी और हमारे प्रोडक्ट साइड के लिए भी। तो देखते हैं इसको पढ़ते हैं। केयरफुली एग्जामाइन द अबव बैलेंस्ड इक्वेशन। डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट? नो इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन इन दिस केमिकल इक्वेशन देयर फिजिकल स्टेट। हमें जो इक्वेशन है यहाँ पर 1.9 हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि इसमें फेयर्स यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में है या हम देखें इसमें जो H2O है वो लिक्विड फॉर्म में है या फिर गैसियस फॉर्म में है। यानी हमें इसकी जो फिजिकल स्टेट है मतलब कि लिक्विड, गैस और सॉलिड, हमें इनका कुछ भी पता नहीं यहाँ पर इस इक्वेशन को देखते हुए। तो चलिए आगे टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, यानी कि केमिकल इक्वेशन को और अधिक इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूले। यानी कि जहाँ पर केमिकल फॉर्मूले लिखे होते हैं वहाँ पर हम फिजिकल स्टेट को लिख देते हैं। द गैसेस, लिक्विड, एक्विस एंड सॉलिड स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द नोटेशंस। यानी कि कोई भी स्टेट हमारे पास चाहे वो रिएक्टेंट साइड में है या फिर प्रोडक्ट साइड में है हम उसको ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर G4 गैस और आगे है L फॉर लिक्विड और AQ मतलब यहाँ पर एक्वस और S का मतलब यहाँ पर क्या है सॉलिड। आगे है फिर द वर्ड एक्वस AQ इज रिटन इफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंट एज सॉल्यूशन इन वाटर। यानी कि एक्वस कब लिखेंगे जब कोई पानी का सॉल्यूशन होगा, यानी कि पानी में कोई भी हमारे पास सब्सटेंस जिसमें क्या होगा पानी मिला होगा, सीधी बात अगर हम करें तो वहाँ पर एक्वस लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब वही इक्वेशन है 1.9। तो देखिए यहाँ पर जो फेयर्स है वो सॉलिड फॉर्म में है, जो हमारे पास H2O है वो गैसियस फॉर्म में है, यहाँ पर फेरस ऑक्साइड हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है वो गैसियस फॉर्म में है। तो देखिए आगे फिर Note that the symbol G is used with the H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam। अब कई सोचते होंगे कि जो पानी तो लिक्विड होता है लेकिन यहाँ पर गैस इसलिए है क्योंकि वो एक भाप की फॉर्म में है, मतलब कि स्टेम की फॉर्म में है। तो यहाँ पर G लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर H2O के पीछे G लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये जो पानी हमारे पास ये स्टेम की फॉर्म में है।
आगे है यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन ए केमिकल इक्वेशंस अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। यानी कि ये बताता है कि फिजिकल स्टेट जो लिखते हैं हम सॉलिड, गैस, लिक्विड, एक्वस, ये जरूरी नहीं हमारे लिए तब तक इनके बारे में बोला ना जाए। यानी कि जब केमिकल रिएक्शन के बारे में बोला जाता है कि आपको चीज़ें लिखनी है या जहाँ पे नेसेसरी होता है वहाँ पे लिखने ये चीज़ें ज़रूरी होती है, उनके बारे में हमें बताना पड़ता है। आगे है समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट एटसेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव एंड और बिलो द एरर इन द इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि कुछ रिएक्शन हमारी ऐसी होती हैं जो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कैटालिस्ट होता क्या है। कैटालिस्ट ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, बिना रिएक्शन में भाग लिए वो रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। वो रिएक्शन में भाग नहीं लेता है और वो रिएक्शन को, जो रिएक्शन का रेट है उसको वो इंक्रीज कर देता है। और टेम्परेचर है, हमारे पास कई रिएक्शन ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, प्रेशर पे डिपेंड करती हैं। यानी कि अब यहाँ पर देखिए आप, जो ये फर्स्ट रिएक्शन है 1.11, यहाँ पर CO गैस है, प्लस में यहाँ पर 2H2 हाइड्रोजन गैस है, और देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है 340 ATM। उसके बाद यहाँ पर ये CH3OH बनते हैं। अब देखिए ये भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जो ये रिएक्शन हुई है वो 340 एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर हुई है। तो ये भी क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम ऊपर लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखा हुआ है टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट, हम सबको हम क्या करते हैं, इनको जहाँ पर एरो होते हैं उसके ऊपर लिखते हैं। जैसे ये हमारे पास इक्वेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में 12H2O, ये कहाँ पे होती है, ये सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है। ये हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर होती है, जिसमें ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनती है और पानी बनता है। ये हमारी पौधे की रिएक्शन है। इसमें देखिए सनलाइट लिखा ऊपर, नीचे क्या लिखा है, क्लोरोफिल लिखा हुआ है। यानी कि हम ऐसी चीज़ों को ऊपर लिखते हैं, कहाँ पे, एरो के ऊपर लिखते हैं। और हमारे पास अगर कोई कैटलिस्ट होगा, जैसे कि निकल होता है, तो हम यहाँ पर एरो के ऊपर लिखेंगे। तो आगे इसमें फिर यूजिंग दीज स्टेप्स कैन यू बैलेंस्ड इक्वेशन 1.2 गिवन इन द टेक्स्ट अर्लियर। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि 1.2 केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए अब 1.12 इक्वेशन देखिए, ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन है जो कि हमारे ये जो रिएक्शन है ये पौधों में होती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा जो कंपाउंड हमारे पास वो ग्लूकोज का है, कहाँ पे, प्रोडक्ट साइड में, जहाँ पर C6 है, H12 है और O6 है। अब देखेंगे किस कंपाउंड में ऐसा एलिमेंट्स कौन सा है जिसके पास ज़्यादा एटम है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास हाइड्रोजन है जिसके पास ज़्यादा एटम है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन को उठाएंगे, इसको चेक करेंगे कि बोथ साइड की एलिमेंट हमारे से जो एटम है हाइड्रोजन के वो सेम है नहीं है। तो देखिए रिएक्टेंट साइड में देखिए आप एटम हाइड्रोजन के वो हमारे पास 24 एटम्स हैं। हाइड्रोजन के हमारे पास कितने हैं, 24 एटम्स हैं। हम देखेंगे अब हमारे प्रोडक्ट साइड में, यहाँ पर देखिए ग्लूकोज में यहाँ पर 12 हाइड्रोजन एटम है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर 6H2O, यानी कि 6 × 2 = 12। तो यानी कि 12 एटम हमारे पानी जो वाटर है इसमें हो गए और 12 एटम हमारे ग्लूकोज में हो गए, यानी कि दोनों यहाँ पर 24 हो गए, दोनों का सम। तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही 24 है, यानी रिएक्टेंट साइड में हमारे एटम कितने हो गए हाइड्रोजन के, 24 हो गए, और रिएक्टेंट साइड में भी हमारे एटम कितने हो गए हाइड्रोजन के, 24 हो गए। उसके बाद हम इन दोनों में से जो कंपाउंड है इसमें से कार्बन या फिर ऑक्सीजन दोनों को हम उठा सकते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले हम कार्बन को देख लेते हैं कि हमारा जो कार्बन है ग्लूकोज में
प्रोडक्ट साइड में वो 6 है, यानी हमारे पास 6 कार्बन है। तो यहाँ पर बाकी तो कार्बन कहीं पे भी नहीं है, प्रोडक्ट साइड में कार्बन इसके अलावा कहीं पे भी नहीं है। और आप देख पा रहे हैं कि कार्बन हमारे पास स्टार्टिंग में है कहाँ पे, रिएक्टेंट साइड में। ये कितने हैं, 6 कार्बन है। तो यहाँ पर कार्बन रिएक्टेंट साइड में भी 6 हैं और प्रोडक्ट साइड में भी 6 हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो कार्बन के एटम है वो बैलेंस्ड है। अब देखेंगे हम ऑक्सीजन को, तो यहाँ पर देखिए इस बड़े कंपाउंड में ऑक्सीजन कितना है, 6 है। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितना हमारे पास 12 है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन फर्स्ट ग्लूकोज में से और सेकंड एक्वस ऑक्सीजन में से कितने हो गए हमारे पास टोटल ऑक्सीजन 6 ये हो गए और 12 ये टोटल 18 हो गए। और यहाँ पर देखिए 6 ऑक्सीजन और रहते हैं, तो यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो गए, 24 हो गए हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन देखेंगे हम 6 × 2 यानी फर्स्ट CO2 में कितने हो गए हैं हमारे पास ऑक्सीजन 12 हो गए हैं और 12 ही यहाँ पर हैं, यानी कि दोनों तरफ हमारे 24 रिएक्टेंट साइड में और 24 हमारे प्रोडक्ट साइड में। यानी कि ये इक्वेशन कौन सी हमारी, एक केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो आगे हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है जिनको आप रीड आउट करोगे और हो सके तो कॉपी पे इनको आपको लिखना है। आसान से क्वेश्चन है जिनको आप आसानी से कर सकते हैं, जो भी हमने रीड आउट किया है उसके अकॉर्डिंग हम इनको कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही करेंगे, धन्यवाद।